देखा जाए पार्ट नंबर 2 एशियाड एशियाड के बारे में। एशियाड के पिता महा किसे कहा जाता है, जैक्स रोगे को कहा जाता है। एशियन खेलों की शुरुआत करने पर विचार के लिए इंटर एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ और कब आयोजित हुई थी? मुंबई में 1948 में। किस महापुरुष ने इस खेल का नाम एशियन खेल रखने की सलाह दी थी? कुबर्टी ने। प्रथम एशियन खेल नई दिल्ली में 1951 में आयोजित हुए, वैसे किस सन में आयोजित होने थे? 1933 में, नहीं 1993 में, सॉरी। पहले एशियन खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 14 देशों ने। एशियन खेलों का संचालन कौन करता है? OCA करता है। OCA का फुल फॉर्म क्या नाम है? फुल फॉर्म ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है। किस खिलाड़ी ने प्रथम एशियन खेल की 100 व 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता था? किसने? लेवी पिंटो ने। मिल्खा सिंह ने किस एशियाड में 800 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? इस पदक में 1958 टोक्यो जापान में। किस देश में अभी तक सबसे अधिक 4 बार एशियन खेल आयोजित हुए हैं? किस देश में? थाईलैंड में। 1982 की नई दिल्ली एशियाड का शुभारंभ अप्पू क्या था? हाथी नोट। 9वें एशियाड से लेकर 14वां एशियाड के आयोजन वर्ष शुभंकर कौन था? 9वें में नई दिल्ली में 1982 में अप्पू थे। ठीक है। 10वें में ये था। ठीक है। अभी तक ये हुए हैं, ये पूरे को याद नहीं रखना, छोड़ो इनको, ये ध्यान अप्पू का। ठीक है। IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन है? IOA IOC के IOA के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा। OCA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शेख अहमद अल्फात अल-सबाह। एशियाड का शुभंकर क्या था? प्रथम एशियाड का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। प्रथम एशियन खेल का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? किसमें आयोजित? नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। एशियन खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर। 14वें एशियाड में किस भारतीय महिला खिलाड़ी का 1500 मीटर का स्वर्ण पदक प्रतिबंध दवा के सेवन के कारण वापस ले लिया गया था? कौन सा था? सुनीता रानी। कौन? सुनीता रानी। राष्ट्रमंडल खेल कौन सा है? राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर गेम। ब्रिटिश एम्पायर गेम। राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग ले रहे हैं? कौन से देश भाग ले रहे हैं जिस पर ब्रिटेन ने कभी राज किया हो? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ और कब आयोजित हुए हैं? हेमिल्टन कनाडा 1930 में। 2002 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? मैनचेस्टर इंग्लैंड में। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? नई दिल्ली भारत में। राष्ट्रमंडल खेलों का अध्यक्ष कौन है? माइकल फेनेल। कौन है? माइकल फेनेल। राष्ट्रमंडल खेलों का सचिव कौन है? कमलेश वर्मा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1934 में लंदन इंग्लैंड में। क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में कब कहाँ शामिल किया गया था? कब कहाँ शामिल किया गया था क्रिकेट को? चौदहवें राष्ट्रमंडल खेल 1998 के कुआलालंपुर मलेशिया में शामिल किया गया था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में अपनी खास साख बना रखी थी? किसमें? कुश्ती में। 2010 में। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार सम्मिलित क्रिकेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका में। राष्ट्रमंडल खेलों में विकलांगों के प्रतिस्पर्धा का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? 1994 के विक्टोरिया कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरू करने का श्रेय किसको
जाता है? किसको जाता है? जे असलेट कपूर यॉर्क शायर को। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में होता है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? अशोक पंडित शूटिंग में थे। राष्ट्रमंडल कब किया गया था? बैडमिंटन कब शामिल किया गया था? बैडमिंटन 1966 में। ठीक, 1966 में, सॉरी 1966। राष्ट्रमंडल खेल। देखो बच्चों, डायरेक्ट आगे आते हैं क्वेश्चन, इसको छोड़ देना। कॉमनवेल्थ में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? कॉमनवेल्थ में प्रथम पदक जीतने वाला कौन है? कौन है? अशोक पंडित। कौन है? अशोक पंडित। 1930 से 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में कितनी बार प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? 4 बार भाग नहीं लिया। भारत ने 1934 के बाद कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लिया। 1950 में, 1962 में, 1986 में भाग नहीं लिया। ठीक है। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कब कहाँ आयोजित हुए थे? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। हैमिल्टन कनाडा में। क्रिकेट को कब शामिल किया गया? 1998 में। कब शामिल किया? 1998 में कुआलालंपुर में शामिल किया गया था। ठीक है, ये कुछ 5-4 क्वेश्चन इसमें मेन। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में। ये थोड़ा सा टॉपिक छोड़ा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं सेब खेल। कौन सा? सेब खेल। सेब खेल में बताया जाता है कि SAF खेलों में कौन सा देश भाग लेते हैं? कौन से देश भाग लेते हैं? इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव। SAF का फुल फॉर्म क्या है? SAF का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फेडरेशन। SAF का मुख्यालय कहाँ है? SAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में है। SAF खेलों का मोटो क्या है? खेलों का मोटो है 3P प्रोसेस। ठीक है, अभी तक सभी SAF खेलों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश? भारत। SAF खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? 1984 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुए थे SAF। पहले एफ्रो एशियन खेल कहाँ और कब आयोजित हुए? कहाँ आयोजित हुए थे? हैदराबाद 2003 में। पहले एफ्रो एशियन खेल का शुभांकर क्या था? शेख। क्या था? शेख। एफ्रो एशियन खेल में कौन से देश भाग लेते हैं? सभी एशियन एवं अफ्रीकन देश। प्रथम एफ्रो एशियन खेल राष्ट्र उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ था? इस स्टेडियम में हुआ था, देखते हैं, इस स्टेडियम में हुआ था GMC ब्लोइंग स्टेडियम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड किस सन में शुरू किया गया था? 1961 में। अर्जुन अवार्ड कितनी धनराशि दी जाती है? अर्जुन अवार्ड में 5 लाख रुपए धनराशि दी जाती है। प्रथम 5 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड में कितने नाम, अर्जुन नाम कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? महाभारत से लिए गए। कहाँ से? महाभारत से। अर्जुन अवार्ड किस तिथि को दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? ये भी पूछ रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। किस सन से विकलांग खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? 1998 में। उन 2 विकलांग खिलाड़ियों को नाम बताइए जिन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। किन्हें दिया? नरेश कुमार शूटिंग और M माधव को। ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड किस सन में शुरू किया गया है? 1985 में। कब शुरू किया गया? 1985 में शुरू किया गया। द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड उत्कृष्ट प्रशिक्षक को। पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किस प्रशिक्षक को मिला? किसको मिला? ओब नाबियार एथलेटिक्स, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग,
बालचंद्र भास्कर कुश्ती को दिया गया है। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। 2010 में राजीव गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था? गगन नारंग को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस सन में शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न कितनी धनराशि दी जाती है? 7.5 लाख रुपए। प्रथम बार राजीव रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? विश्वनाथ आनंद को। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? आईओसी करता है। पहला भारतीय जिसे ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी को है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ है। जेसी ओवेन ट्रॉफी किसे दी जाती है? जो पूरे वर्ष एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। किन खिलाड़ियों को जेसी ओवेन ट्रॉफी दी जाती है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी विश्वविद्यालयों में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? कौन सी ट्रॉफी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में। ऑल इंडियन फुटबॉल यूनिवर्सिटी के विजेता में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। ऑल इंडियन क्रिकेट यूनिवर्सिटी के विजेता कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? रोहिंग्टन भाटिया ट्रॉफी। क्रिकेट के 4 जोनों से चुनी टीमों यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो 3 विजेता होती है किस नाम से जाना जाता है? टीम विजेता होती है, 3 दिवसीय होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? विजय ट्रॉफी के नाम से। टेनिस की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विजेता में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है टेनिस में? सोलनाल डगर ट्रॉफी। ISAI की स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। SAI का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। SAI का उपाध्यक्ष कौन होता है? खेल मंत्री। NIS की स्थापना कब की गई? 1961 में की गई। 1961 में। इस प्रकार ये 2 यूनिट कंप्लीट होती है। ये थोड़ा सा बाकी है। प्रथम भारत में किस सर्व ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया गया है? भारत में किससे सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी को। किस भारतीय कॉम्बैट को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? जसदेव सिंह को। किसको? जसदेव सिंह को। इस प्रकार ये 2 यूनिट कंप्लीट होती है। दूसरी यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट तो नहीं होती, 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है। एथलेटिक्स। कौन सा? एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक पर रंगों का चिन्ह। 100 मीटर, 110 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर, 110 मीटर हर्डल्स, 400 मीटर, 200 मीटर और अन्य सभी लंबी दूरी की दौड़ों का स्टार्ट लाइन प्रारंभिक रेखा एक स्टैंडर्ड ट्रैक किस रंग के चिन्हित किया जाता है? किस रंग को चिन्हित किया जाता है? वाइट रंग को चिन्हित किया जाता है। किसे? वाइट। ठीक है। 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक पर बाधाओं के लिए मार्किंग किस रंग से की जाती है? किस रंग से की जाती है? नीले रंग से। सभी हर्डल्स बाधा दौड़ के लिए बाधाओं के निशान ट्रैक पर चिन्हित किए जाते हैं। उनका माप कितना होता है? उनका माप लाइन में दोनों तरफ 10-10 सेमी होती है। ठीक है। 100 मीटर बाधा दौड़ के निशान ट्रैक में किस रंग से लगाए जाते हैं? किस रंग से लगाए जाते हैं? पीले रंग से। 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक में किस रंग से निशान लगाए जाते हैं? किस रंग से लगाए जाते हैं? हरा रंग से। स्टीपल चेज पानी बाधा दौड़ में बाधाओं के लिए चिन्ह किस रंग से निशान लगाए जाते हैं? किस रंग से निशान लगाए जाते हैं? नीले रंग से। पानी बाधा दौड़ की बाधाओं को रखने के लिए निशानों का मापन कितना होता है? निशानों का मापन कितना होता है? 12.5 × 12.5 सेंटीमीटर। 4 × 100 मीटर रिले के दूसरे
तथा चौथे नंबर के धावक के लिए स्केल लाइन स्टार्टिंग लाइन किस रंग से चिन्हित होती है? किस रंग की चिन्हित होती है? सफ़ेद रंग से। किसी सफ़ेद रंग से। 4x100 मीटर रिले के दूसरे और चौथे नंबर के धावक के लिए स्केच लाइन स्टार्ट लाइन के निशान की माप क्या होती है? क्या होती है? लेन के बीचों बीच 40 सेमी लंबी होती है। 4x100 मीटर रिले के बैटल एक्सचेंज जोन के स्टार्ट और एंड लाइन के निशान किस रंग के लगाए जाते हैं? किस रंग के लगाए जाते हैं? पीला रंग के। 4x100 मीटर रिले बैटल एक्सचेंज जोन के स्टार्ट एंड के लिए निशान माप क्या होती है? क्या होती है? 1.10 मीटर लंबा होती है। 4x100 मीटर रिले एक्सचेंज जोन किस रंग के चिन्हित किया जाता है? किस रंग से चिन्हित किया जाता है? बीच में नीला, साइड में सफ़ेद। 4x100 मीटर रिले एक्सचेंज जोन चिन्ह का माप क्या होता है? क्या होता है? लाइन के बीचों बीच 60 सेमी नीला। ठीक है। 4x400 मीटर रिले स्टार्ट के निशान रंग सफ़ेद ना होकर किस रंग का होता है? किस रंग का? था नीले रंग का। 4x400 मीटर रिले के बैटल एक्सचेंज जोन एंट्री तथा एक्सिस निशान किस रंग के हैं? किस रंग के हैं? नीला रंग के। कैसे नीला? 4x400 मीटर रिले के स्टार्ट अथा स्केज लाइन के निशान की माप क्या होती है? क्या होती है? लेन के बीचों बीच 40 सेमी होती है। ठीक है। 4x400 मीटर रिले के दूसरे रनर का स्केच लाइन अथवा 800 मीटर दौड़ का स्टार्ट एक जगह है किस रंग से चिन्हित होता है? किस रंग से चिन्हित होता है? हरा रंग से। 4x400 मीटर दौड़ बैटल एक्सचेंज जोन के स्टार्ट एंड माप क्या होता है? 80 सेमी लंबा होता है। 4x400 रिले 800 मीटर तथा अन्य दौड़ जिसमें धावक अपने लेन को छोड़कर लेन में प्रवेश करता है चिन्हित किस रंग के चिन्हित होता है? किस रंग के चिन्हित होता है? हरा रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हरा रंग का होता है। चक्का फेंक डिस्कस थ्रो। ठीक। डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? 2 kg। महिलाओं के लिए कितना kg होता है? 1 kg। कितना? 1 kg। डिस्कस के कोण कितना होता है? कोण कितना होता है? 34.92। डिस्कस थ्रो में सर्किल का व्यास कितना होता है? 2.50 मीटर। डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। डिस्कस थ्रो में रिम की मोटाई कितनी होती है? 6 mm। कितनी? 6 mm। डिस्कस थ्रो में चेज के सामने खुला हुआ भाग कितना होता है? कितना होता है? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। डिस्कस थ्रो में चेज कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं। डिस्कस थ्रो में चेज की ऊंचाई कम से कम कितनी होती है? 4 मीटर। डिस्कस का चेज किसका आकार का होता है? यू शेप का आकार का। डिस्कस में स्कोट की रिम की मोटाई कितनी होती है? 6 mm। डिस्क में शॉर्ट में रिम की कितना ऊपर निकला रहता है? कितना ऊपर निकला है? 6 mm। डिस्क में पुरुषों के लिए व्यास कितना होता है? कितना होता है? 219 से 221 mm। डिस्कस की महिलाओं के व्यास कितना होता है? 180 से 182 mm। डिस्कस के बीचों बीच में पुरुषों की कितनी मोटाई होती है? 44 से 46 mm। डिस्कस के बीचों महिलाओं की कितनी मोटाई होती है? 37 से 39 mm। यदि डिस्कस की स्पर्धाएं टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? किस आधार पर लिया जाएगा? नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है। हेमर थ्रो का सर्किल व्यास कितना होता है? 2.135 मीटर। 2.135 मीटर होता है। हेमर थ्रो का थ्रोइंग स्कोर कोण कितना होता है? 34.52। कितना होता है? 34.52। हेमर थ्रो की रटरिंग लाइन की लंबाई कितनी होती है?
कितनी होती है 75 सेंटीमीटर। हेमरथ्रो का व्यास पुरुषों के लिए कितना होता है 110 से 130। महिलाओं के लिए कितना होता है 95 से 110। हेमरथ्रो पुरुष वर्ग के लिए कितना बार होता है 7.260 kg। हेमर का महिलाओं वर्ग के लिए कितना बार होता है महिलाओं के लिए कितना 4 kg। हेमरथ्रो में पुरुषों के लिए तार की लंबाई कितनी होती है 1175 से 1215 mm। हेमरथ्रो में महिलाओं के लिए तार की लंबाई कितनी होती है 1160 से 1195 mm। हेमरथ्रो के चेस्ट में कितने जाल लगते हैं 7 जाल लगते हैं। हेमरथ्रो में चेस्ट में जालों की कितनी होती है चेस्ट में चेज कितने होते हैं 11। चौड़ाई जालों की चौड़ाई कितनी होती है 2.74 मीटर। हेमरथ्रो में चेस्ट की चौड़ाई कितनी होती है 7 मीटर। 7 मीटर। भाला फेंक जेवलिन सेक्टर का कोण कितना डिग्री का होता है कितनी डिग्री का होता है जेवलिन सेक्टर का कोण कितना डिग्री का होता है 29 डिग्री का। कितना 29 डिग्री का। रनवे की लंबाई कितनी होती है रनवे की लंबाई होती है 30 से 36.5 मीटर। जेवलिन के रनवे पर एक थ्रोवर ज़्यादा से ज़्यादा कितना चिन्ह लगा सकता है 2। जेवलिन के स्टॉप लाइन तथा रिटर्निंग लाइन की कितनी मोटाई होती है 7 सेमी। जेवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है 75 सेमी। जेवलिन का CG पॉइंट कहाँ होता है ग्रिप पर। तकनीकी रूप से जेवलिन में कितने भागों में बांटा जाता है 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। जेवलिन को तकनीकी रूप से कौन सी 3 भागों में बांटा जाता है हेड सॉफ्ट कोड ग्रिप। पुरुषों के लिए भाले का भार कितना होता है 800 ग्राम। महिला पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है 2.60 से 2.70 मीटर। महिलाओं के भाले की लंबाई कितनी होती है 2.20 से 2.30 मीटर। ग्रिप का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 8 mm। पुरुषों के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी होती है 15 से 16 सेमी। महिलाओं के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी होती है 14 से 15 सेमी। पुरुषों के लिए धातु सहित नोक की लंबाई कितनी होती है 25 से 33 सेमी। महिलाओं के धातु सहित नोक की लंबाई कितनी होती है 25 से 33 सेमी। जेवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय के आधार पर लिया जाएगा किस निर्णय के आधार पर लिया जाएगा नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर। महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है 600। कितना होता है 600। पुरुषों के लिए शॉर्ट पॉइंट गोला शॉर्ट पुट। पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट सेक्टर का व्यास कितना होता है 2.135 मीटर। शॉर्ट पुट में लैंडिंग सेक्टर कोण कितना होता है 34.92 डिग्री। शॉर्ट पुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है 75 सेमी। शॉर्ट पुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होती है 5 सेमी। शॉर्ट पुट में पुरुषों के लिए कितना बार होता है 7.260 kg। शॉर्ट पुट में महिलाओं का कितना बार होता है 4 kg। शॉर्ट पुट में पुरुषों के लिए व्यास कितना होता है 110 से 130 mm। शॉर्ट पुट में महिलाओं के लिए पुरुषों के व्यास कितना होता है 95 से 110 mm। पेरी ओरिंगन तकनीकी स्पर्धा में प्रयोग किया जाता है शॉर्ट पुट में। किसमें शॉर्ट पुट में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी पार्ट ओरबिन डिस्को पॉइंट और ऑर्थोक्स आदि तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पेरी ओबराइन नामक थ्रोइंग किस देश का नागरिक था अमेरिका का था।
पेरी ओरबाइन नामक थ्रोइन किस ओलंपिक में प्रथम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? 1952 में हेलसिंकी में। शॉटपुट स्पर्धा में अगर थ्रोइंग की संख्या 8 से अधिक होती है तो कितने ट्रायल मिलेंगे? 3। शॉटपुट स्पर्धा में क्या खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है? नहीं। अगर शॉटपुट स्पर्धा में थ्रोइंग शॉटपुटें प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन के आगे चला जाता है तो क्या होगा? फाउल होगा। स्टॉप बोर्डर नामक उपकरण का उपयोग किस स्पर्धा में किया जाता है? शॉटपुट में। स्टॉप बोर्डर की ऊंचाई कितनी होती है? 10 सेमी। स्पोर्ट बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? 11.2 से 30 सेमी। शॉटपुट स्पर्धा में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किसके आधार पर लिया जाएगा? नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है। हाई जंप, कौन सा? हाई जंप। हाई जंप में लैंडिंग एरिया का माप कितना होता है? 5 × 3 मीटर का होता है। हाई जंप में कोर बार का वजन कितना होता है? 2 kg। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। कोर बार की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर। जंप कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम कितनी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है? 2 सेंटीमीटर। दोनों ऑपरेटिंग के बीच की दूरी होती है, क्या होती है? 4 मीटर। हाई जंप कोर बार के सिरे जिनका आकार चौकोर होता है उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 15 से 20 सेमी व 2.9 से 3.8 सेमी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाई जंप में कितने प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 4 से 5 का। हाई जंप में के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी। ऊंची कूद व बांस में टाई हेतु प्रथम दोनों नियमों लगाने के बावजूद टाई बनी रहे तो इनका निवारण किस आधार पर किया जाएगा? ऊंची कूद के लिए 2 सेमी, बांस के लिए 5 सेमी, क्रॉस बार के ऊपर ट्रायल किया जाएगा। ऊंची कूद बांस कूद में टाई पड़ जाए तो परिणाम किसके द्वारा निकाला जाएगा? लेस्ट अटेम्प्ट 8 लेफ्ट हाइट ऑप्शन के आधार पर। अगर हाई जंप प्रतियोगिता में संख्या 8 या 8 से कम हो तो कितना ट्रायल दिया जाएगा? 6। कितना ट्रायल दिया? 6। लॉन्ग जंप में हिट किक नामक तकनीक किस स्पर्धा में प्रयोग की जाती है? लॉन्ग जंप में की जाती है। निम्न में से कौन सी तकनीक लॉन्ग जंप का प्रयोग की जाती है? कौन सी तकनीक? हैंग स्टाइल, सेल स्टाइल नामक तकनीक किस स्पर्धा में प्रयोग की जाती है? लॉन्ग जंप में। लंबी कूद में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर होगा? नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर। प्लास्टिक इंडिकेशन बोर्ड का प्रयोग किस स्पर्धा में होता है? लंबी कूद में और धीरे कूद में। प्लास्टिक इंडिकेशन की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर से 7 से 10 mm होती है। प्लास्टिक इंडिकेशन बोर्ड का स्लोम कितने कोणों का होता है? 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। लॉन्ग जंप में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 से 1.25 मीटर होती है। लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 मीटर। लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? 2.75 से 3 मीटर। लॉन्ग जंप में ट्रैक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप में रनवे की खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क लगा सकता है? 2। कितने लगा सकता है? 2। ट्रिपल कूद में टॉप स्टेप एंड जंप किस स्पर्धा से संबंधित है? इससे धीरे कूद से। खिलाड़ी द्वारा ट्रैक ऑफ बोर्ड से जिस पैर से जंप लिया गया हो उस पैर से लैंडिंग क्या कहलाता है?
होप, खिलाड़ी द्वारा होप करते समय प्लास्टिक लेग कौन सा कहलाता है? प्लास्टिक कौन सा कहलाता है जिस पैर से टेक ऑफ बोर्ड से जंप लिया हो? खिलाड़ी द्वारा होप करते समय पैर जमीन पर आता है उसे प्लास्टिक लेग कहते हैं, तथा दूसरा हवा में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्लीपिंग लेग। तीर कूद में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र कितनी दूरी पर लगाया जाता है? कितने लगाया जाता है? 13 मीटर पर। कितना? 13 मीटर दूर लगाया जाता है। तीर कूद में महिलाओं के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र कितना दूरी पर लगाया जाता है? महिलाओं के लिए 11 मीटर दूर पर लगाया जाता है। बांस कूद, पोल वोल्ट रनवे की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 मीटर। कितनी? 40 से 45 मीटर होती है। पोल वोल्ट क्रॉस बार कम से कम कितना बढ़ाया जा सकता है? कितना बढ़ाया जा सकता है? 5 सेंटीमीटर बढ़ाया जा सकता है। पोल वोल्ट क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? 4 से 4.5 मीटर होती है। पोल वोल्ट क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2.25 kg। प्लेटिंग बॉक्स नामक उपकरण प्रयोग स्पर्धा में किया जाता है। इसमें किया जाता है पोल वोल्ट। पोल वोल्ट का क्रॉस बार हवा में अधिकतम कितना झूल सकता है? कितना झूल सकता है? 3 सेंटीमीटर झूल सकता है। ठीक है। ट्रैक प्रतियोगिता, कौन सा? ट्रैक प्रतियोगिता। ट्रैक प्रतियोगिता में ट्रैक इवेंट्स में 100 मीटर दौड़ के पहले द्वितीय स्थान के लिए टाई पड़ जाए तो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दोनों को दोबारा दौड़ाया जाता है। दौड़ों में समय देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस सेकंड किस हिस्से तक समय बताया जाता है? किस हिस्से का समय बताया है? 1 से 100वीं भाग। अगर मैराथन दौड़ का समय 2.51 से आया जाए तो अंतिम रूप से किस समय की श्रेणी में दर्शाया जाएगा? 2:51.50 में दर्शाया जाएगा। टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम को कब स्टार्ट करते हैं? बंदूक को धुएं को देखकर, बंदूक को आग देखकर। ठीक है। किसी दौड़ को शुरू कराने के लिए स्टार्ट का कमांड क्या होता है? ऑन योर मार्क्स सेट बंदूक फायर करता है। ऑन योर मार्क्स सेट बंदूक की फायर की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना फाउल मिल सकते हैं? कितने फाउल मिल सकते हैं? 1। हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता? कितना नहीं माना जाता? 2 मीटर सेकंड से ज़्यादा हवा। ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज को हवा का वेग नापने के लिए कहाँ रखा जाता है? बी, स्टार्ट से 1 मीटर पीछे, फिनिशिंग से 50 मीटर पीछे। लंबी कूद या तीरी कूद में विंड गेज ऑपरेटर कहाँ रखा जाता है? टेक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे। विंड गेज कितने मीटर ऊंचाई पर ट्रैक एवं इवेंट्स के साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? 1.22 मीटर ऊंचाई, 2 मीटर दूरी पर। 100 मीटर दौड़ में कितना समय हवा का वेग मापा जाता है? कितना हो जाता है? 10 सेकंड। 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितना समय के लिए मापा जाता है? 13 सेकंड के लिए। 200 मीटर दौड़ में हवा का वेग कितना समय के लिए मापा जाता है? 10 सेकंड के लिए। लंबी कूद, तीरी कूद, हवा का वेग कितना समय के लिए मापा जाता है? 5 सेकंड के लिए। 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक का स्टैंड कितना निर्धारित होता है? 84.39 मीटर होता है। हवा का वेग कितना दौड़ों में मापा जाता है? 100, 200, 100, 110 मीटर होता है। ठीक है। ये 2 नंबर यूनिट का दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ है। दूसरा तीसरा जो भी है आगे करते हैं। एक पार्ट और बच रहा है 2 नंबर यूनिट का। ठीक है।